आज की क्लास में हम राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, उनके सदस्य होने के लिए अयोग्यताएं तथा कौन सी कंडीशन में उनके स्थान विधानसभा से रिक्त हो जाते हैं। इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनके संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 173 में दिए गए हैं। सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी इसके बारे में अनुच्छेद 173 में प्रावधान दिए गए हैं। सदस्य कौन सी कंडीशन में अयोग्य हो जाएंगे विधानसभा सदस्य बनने के लिए, इनके प्रावधान 191 में दिए गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और सदस्यों का पद रिक्त कौन सी कंडीशन में होता है जो अनुच्छेद 190 में प्रावधान किए गए हैं। तो इन तीन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम एक बात को और जानेंगे, कोई सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गया है तो उनके बारे में निर्णय कौन करेगा, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके प्रावधान अनुच्छेद 192 में दिए हुए हैं। तो आज हम इन चार अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। तो योग्यताओं के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 173 में दिए गए हैं। और किसी भी व्यक्ति के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के विधानसभा की सदस्यता के योग्य होने के लिए संविधान में नागरिकता से संबंधित योग्यताओं का प्रावधान किया गया है, उसकी न्यूनतम आयु का प्रावधान भी किया गया है और कुछ योग्यताएं संसद के द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की गई हैं जिनकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नागरिकता के बारे में। राजस्थान की विधानसभा की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान की विधानसभा का सदस्य होने के लिए कौन से देश की नागरिकता आवश्यक है। तो इसके बारे में आप आराम से अनुमान लगा सकते हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो वो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो नागरिक कहाँ का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके अलावा एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि जो भी व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य होगा वो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। तीसरी अनुसूची में विधानसभा के सदस्यों के लिए जो शपथ दी गई है वह शपथ भी वो व्यक्ति लेगा, तभी वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा। तो इस अनुच्छेद 173 में पहला जो प्रावधान किया गया है विधानसभा के सदस्य की बनने के लिए, उसमें दो चीजें बताई गई हैं कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और तीसरी अनुसूची में विधानसभा के सदस्य के लिए जो शपथ दी गई है वो शपथ ग्रहण करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और प्रतिज्ञान करेगा, तभी वह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होगा। तो पहली बात तो होगी नागरिकता से संबंधित। दूसरी बात करते हैं आयु की। किसी भी व्यक्ति के विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्य विधान परिषद का कोई व्यक्ति सदस्य बनता है तो उसके लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है, 30 वर्ष। विधानसभा के लिए तो न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। और विधान परिषद अगर किसी राज्य में, तो वहां अगर वो उसका सदस्य बनता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये ईजीसी संविधान में ये दो योग्यताएं दी गई हैं कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु विधानसभा है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए और कोई योग्यताएं आवश्यक हैं तो वो संसद विधि बनाकर निर्धारित कर सकती है। संविधान में ये दो ही योग्यताएं दी गई हैं, बाकी की जो योग्यताएं वो संसद को शक्ति दे दी कि संसद विधि बनाकर और कोई अगर योग्यताएं बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। ठीक है, तो संसद ने क्या विधि बनाई है क्या? संसद ने सदस्यों की योग्यताएं के लिए किसी विधि का निर्माण किया है क्या? तो संसद के द्वारा विधि बनाई गई है और 1951 में संसद के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के द्वारा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि
जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है उसका नाम कहाँ होना चाहिए? मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये योग्यता निर्धारित की गई है। दूसरी योग्यता क्या निर्धारित की गई है इस विधि के अंतर्गत? इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति SC ST का है, अनुसूचित जाति और जनजाति का है, और अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास SC ST का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर उसके पास प्रमाण पत्र SC ST का नहीं है और वो जनरल की सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, वहां उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन SC ST का व्यक्ति सुरक्षित सीट से यानी आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास उसका जाति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो दूसरी योग्यता क्या निर्धारित की है? जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र किस स्थिति में होना आवश्यक है? अगर वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, बाकी उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान के द्वारा ये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें ये 2 योग्यताएं तो कहाँ दी गई हैं? संविधान में दी गई हैं। और ये योग्यताएं किसके द्वारा प्रदान की गई हैं? संसदीय विधि के द्वारा प्रदान की गई हैं। और संसदीय विधि ने कौन सा अधिनियम बनाया है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया है। तो इसमें कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस 2-3 बातें इसमें हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन विधानसभा के सदस्यों के लिए कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं। कौन सी कंडीशन में कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है? चलिए देखते हैं। इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 191 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 में उन कंडीशन के बारे में बताया गया है जब कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है देखो। अनुच्छेद 191 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो व्यक्ति विधानसभा के सदस्य के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। दूसरी बात करता है अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त है तो अयोग्य हो जाएगा। तीसरी बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है तो अयोग्य हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है तो अयोग्य हो जाएगा। संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार अगर कोई अयोग्यता से वो ग्रसित होता है तो भी वो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य हो जाता है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये अयोग्यताएं बताई गई हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। कुछ अयोग्यताएं तो संविधान में लिख दी गई हैं कि इन कंडीशन में कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और कुछ अयोग्यता निर्धारित करने के लिए संविधान ने संसद को शक्ति प्रदान कर दी कि आप विधि बनाकर अयोग्यताओं का निर्धारण कर सकते हैं। तो संसद ने बाद में विधि बनाई भी थी जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और कुछ अयोग्यताएं 10वीं अनुसूची के अनुसार निर्धारित की गई हैं जिनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लाभ के पद के बारे में कि लाभ का पद होता क्या है। लाभ का पद धारण करने से कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य क्यों होता है। तो लाभ का पद क्या होता है सबसे पहले इसी बात को हम समझेंगे। तो लाभ का पद जैसे नाम से स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई लाभ हो रहा है, ऐसा कोई पद जिस पद पर बैठने से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त हो रहा है। अब लाभ किस रूप में प्राप्त हो सकता है? लाभ उसको वेतन के रूप में प्राप्त हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी पद से वेतन मिल रहा है इसका मतलब वो लाभ का पद है। या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता में आ जाता है तो भी उसको लाभ का पद माना जाता है। मान लीजिए सरकार के अधीन कोई ऐसा पद है जिसको व्यक्ति ग्रहण करेगा तो वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, उसको भी लाभ का पद माना गया है। यानी अन्य लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आती है पद ग्रहण करने से तो वो भी लाभ का पद है। अन्य व्यक्तियों को
अन्य व्यक्तियों को अगर कोई प्रभावित कर सकता है तो वो भी क्या है, लाभ का पद है। वह पद जिस पर नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है वो भी लाभ का पद है। अगर नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है। और किसी पद को ग्रहण करने पर अगर व्यक्ति के पास किसी फंड का वितरण करने की क्षमता आती है, यानी पैसे के वितरण करने की क्षमता आती है, जमीन आवंटन करने की क्षमता, शक्तियां आ जाती हैं, तो वो पद भी क्या होता है, लाभ का पद माना जाता है। तो इस प्रकार का कोई पद होता है तो उसको लाभ का पद माना जाता है। और दूसरी बात है कि संविधान में लाभ के पदों को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान ने लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति संसद और राज्य के विधानसभाओं को प्रदान की है। तो भारत की संसद ने 1959 में एक कानून बनाकर लाभ के पदों को परिभाषित किया था। संसद के द्वारा 1959 में जो कानून बनाया गया था लाभ के पद से संबंधित, इस कानून में जिन पदों को रख दिया गया था वो पद सारे लाभ के पद के दायरे से बाहर हो गए, और जिन पदों को इन कानून में नहीं रखा वो सारे के सारे पद क्या हो गए, लाभ के पद हो गए। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझें, संसद ने लाभ के पद से संबंधित विधि कब बनाई थी, 1959 में बनाई थी। तो संसद के द्वारा कुछ पदों को तो इस विधि में रख दिया गया था, जैसे मंत्री का पद है उसको इस विधि में रख दिया, मंत्री का पद को इस विधि में रख दिया, राज्यपाल के पद को भी इस विधि के अंतर्गत रख दिया। इसका मतलब हुआ कि जिन पदों को इस विधि में रख दिया गया वो पद लाभ के पद के दायरे से बाहर हो गए, और जो पद इस विधि में नहीं रखे गए, बाहर रह गए, वो सारे के सारे लाभ के पद हो गए। जैसे चपरासी का पद है, मान लीजिए चपरासी का पद है, या कोई टीचर का पद है, या कोई पुलिस का पद है, ये सारे के सारे पद क्या हैं, इन पदों को इस विधि के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पद क्या हैं, लाभ के पद हैं। तो चपरासी को 30-40 हजार रुपए मिलते हैं, वो लाभ के पद के अंतर्गत आता है। टीचर को 50-60 हजार रुपए मिलते हैं, वो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा। लेकिन मंत्री को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-12 नौकर मिलते हैं, 2-3 लाख रुपए मिलते हैं, वो लाभ के पद के दायरे से बाहर है। यानी मंत्री लाभ का पद नहीं है, चपरासी, टीचर और पुलिस क्या है, लाभ के पद हैं। तो ये कैसे हुआ, तो जिन पदों को इस विधि में रख दिया वो लाभ के पद नहीं हैं, बाकी सारे पद क्या हैं, लाभ के पद हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का नहीं है। ये संविधान के द्वारा विधानसभा और संसद के ऊपर छोड़ दिया कि आप तय कर लो कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। और संसद के द्वारा 1959 में विधि बनाकर अनेक पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया, और जो पद इस कानून में नहीं रखे गए थे, यानी इस कानून के बाहर जो पद थे, वो सारे के सारे पद क्या हो गए, लाभ के पद हो गए। और बाहर कौन से पद रखे थे, ऐसे पद रखे थे। ये सारे पद भी क्या आते हैं, लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पद हैं ये इस कानून में रख दिए, इसलिए ये लाभ के पद नहीं होते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सारी शक्ति किसके पास है, विधानसभा के पास है, संसद के पास है, कि कौन से पद को लाभ के पद में रखे, कौन से पद को लाभ के पद में नहीं रखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्राइटेरिया बताए गए हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर पद धारण करता है तो वो लाभ का पद होता है। राजस्थान की विधानसभा ने भी कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रख दिया, तो वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि संविधान ने लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया है। संविधान ने ये शक्ति किसको प्रदान की है, विधानसभाओं को और संसद को। तो अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो अब आपकी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लाभ का पद होता क्या है, ठीक है। और दूसरी बात पर हम चर्चा करेंगे कि लाभ का पद धारण करने से व्यक्ति अयोग्य क्यों होता है। चलिए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसका काम क्या होता है। राज्य की विधानसभा का मुख्य काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखना। राज्य की जो विधानसभा होती है, इस विधानसभा का मुख्य काम क्या होता है,
इस विधानसभा के द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखने का कार्य किया जाता है। यानी इसको क्या बनाए रखती है, एक तो उत्तरदायी बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है, विधानसभा। और दूसरा काम क्या करती है, इसको नियंत्रण करने का कार्य करती है। यानी विधानसभा कार्यपालिका या सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, ये बात हो गई। और सरकार क्या कर सकती है, आप जानते हो, सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी आयोग का, किसी बोर्ड का, किसी अन्य संस्था का चेयरमैन बनाया जा सकता है। उसको कोई ऐसा पद दिया जा सकता है जिससे उसको वेतन मिलता हो। यानी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को पद दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सरकार काम करती है। और विधानसभा क्या काम करती है, सरकार को उत्तरदायी रखती है। तो लोकतंत्र में विधानसभा का कार्य क्या है, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखना। लेकिन अगर कार्यपालिका इस विधानसभा के सदस्यों को पद दे दे, तो जो विधायक पद प्राप्त करेगा, क्या वो सरकार को नियंत्रित रख पाएगा? क्या वो सरकार को उत्तरदायी बनाए रख सकता है? क्या भाई, जिस व्यक्ति को सरकार पद दे रही है, ऐसा पद दे रही है जिससे उसको लाभ हो रहा है, वेतन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो विधायक सरकार को नियंत्रित रख सकता है? क्या उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार से तो वो पद प्राप्त कर रहा है। तो जिस सरकार से वो लाभ प्राप्त कर रहा है, जिस सरकार से वो वेतन प्राप्त कर रहा है, उसको वो कभी भी नियंत्रित नहीं करेगा। इसलिए उसके कार्यों में और उसके हितों में क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो इस कारण वो व्यक्ति सरकार को उत्तरदायी नहीं बनाए रख सकता, सरकार पर वो नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि सरकार उसको क्या दे रही है, फायदा दे रही है, लाभ का पद दे रही है। इसलिए यह कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य अगर लाभ का पद धारण करते हैं तो वो विधानसभा की सदस्यता से क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि ये हितों का टकराव होता है, उसके कार्य में और उसके हितों में आपस में टकराव होता है। तो इसके कारण लाभ का पद अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसको विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त कर लेगा वो सरकार पर नियंत्रण कभी भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। फिर तीसरी बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, अगर कोई व्यक्ति पागल है, विकृत चित्त है, तो वो भी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। भाई, विकृत चित्त कौन ठहराएगा? क्या सरकार किसी व्यक्ति को विकृत चित्त ठहरा सकती है? क्या अगर सरकार के पास ये शक्ति हो कि किसी भी व्यक्ति को विकृत चित्त ठहरा दे, तो सरकार के द्वारा सभी विपक्षी सदस्यों को पागल करार दे दिया जाएगा। इसलिए विकृत चित्त ठहराने का काम संविधान ने किसको दिया है? संविधान ने यह काम न्यायालय को दिया है। किसको दिया है? न्यायालय को प्रदान किया है। न्यायालय किसी व्यक्ति को पागल या विकृत चित्त ठहरा सकता है, और जिस व्यक्ति को न्यायालय ने विकृत चित्त ठहरा दिया है वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और न्यायालय क्या खुद ही किसी व्यक्ति को पागल या विकृत चित्त ठहरा देगा? क्या नहीं, न्यायालय किसकी सलाह लेगा? न्यायालय किसी चिकित्सक की सलाह से ही ऐसा करेगा, क्योंकि न्यायालय में जो जज होते हैं उनको थोड़ी पता लगता है कि कोई व्यक्ति पागल है या नहीं है। उनके पास इस चीज को नापने का कोई पैरामीटर नहीं है। इसलिए न्यायालय सदैव किसके परामर्श से विकृत चित्त ठहराएगा? चिकित्सक की सलाह से किसी व्यक्ति को विकृत चित्त ठहरा सकता है। तो संविधान किसी व्यक्ति को विकृत चित्त घोषित करने की शक्ति न्यायालय को प्रदान करता है, सरकार को प्रदान नहीं करता है। अगर सरकार को प्रदान कर दिया जाए ये अधिकार तो सरकार तो सारे विपक्षी सदस्यों को विकृत चित्त ठहराकर उनको चुनाव लड़ने से रोक सकती है। इसलिए ये काम न्यायालय को दिया गया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, तो वो भी विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है, वो अयोग्य होता है। फिर अगली बात आती है दिवालिया। दिवालिया क्या होता है भाई? अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो वो भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिवालिया क्या होता है? तो दिवालिया को समझने के लिए अपन उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन ले लिया है, 10 लाख का लोन ले लिया है, और वो व्यक्ति किसी कारणवश बैंक का लोन चुका नहीं पाता है। तो बैंक क्या करता है? उस व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी करता है, और व्यक्ति के पास जो संपत्ति है मान लीजिए वो सारी संपत्ति जोड़ जाड़ के 7 लाख रुपए की होती है।
और व्यक्ति ने बैंक से लोन कितने लाख रुपए का लिया था? 10 लाख रुपए का लिया था। और व्यक्ति जब लोन चुका नहीं पाता तो व्यक्ति की संपत्ति की क्या होती है? नीलामी होती है। और संपत्ति की कीमत कितनी है? 7 लाख है। तो फिर भी क्या होते हैं? बैंक के 3 लाख रुपए का कर्ज उस व्यक्ति पर रह जाता है। यानी व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी करने के बाद में भी बैंक का लोन नहीं चुकता है, 3 लाख रुपए बाकी रह जाते हैं। तो उस व्यक्ति को बैंक क्या करेगा? दिवालिया घोषित करेगा। अगर व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य अगर 10 लाख रुपए होता और व्यक्ति का लोन चूक जाता तो वो दिवालिया नहीं होता। लेकिन व्यक्ति की संपत्ति भी रख ली बैंक ने, फिर भी उसका लोन पूरा नहीं हो रहा है, तब फिर बैंक क्या करता है? उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित करता है। तो अगर कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो वो भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी ये सारी बातें। और उसके बाद में देखो, अगली जो शर्त है अयोग्यता के लिए वो है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक न रहे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अमेरिका जाकर वहां की नागरिकता ले ली है स्वेच्छा से, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। और अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो वो विधायक भी नहीं बन सकता, क्योंकि विधायक बनने के लिए कहाँ का नागरिक होना आवश्यक है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद में संविधान के द्वारा कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करने की शक्ति संसद को प्रदान की है। और संसद ने अयोग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कानून बनाया है, जिसका क्या नाम है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसकी अभी हमने पहले भी बात की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं का भी वर्णन है और अयोग्यताओं का भी वर्णन है। तो संसद ने विधि बना दी, विधि का क्या नाम है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस विधि के अंतर्गत भी कुछ कंडीशन दी गई हैं, अगर व्यक्ति उनको पूरा नहीं करता है तो वो अयोग्य हो जाता है। तो कौन कौन सी अयोग्यताएं इस विधि के अंतर्गत दी गई हैं? देखो, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होगा? अयोग्य होगा। चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है किसी न्यायालय के द्वारा, 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है किसी भी मामले में न्यायालय के द्वारा, तो भी वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है। मान लीजिए किसी भी मुकदमे में किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 से ज्यादा वर्ष की सजा होती है, तो वो व्यक्ति 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। और अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो दूसरी अयोग्यता ये दी गई है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव खर्च निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं देता है, चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, तो भी उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, वो अयोग्य हो जाएगा। और अगर व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यरत था और उसको भ्रष्टाचार के कारण पद से हटना पड़ा था, भ्रष्टाचार के कारण अगर कोई व्यक्ति पदमुक्त हुआ है तो वो भी अयोग्य होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी पद पर कार्य कर रहा था, कोई अधिकारी था और उसको अपने पद से भ्रष्टाचार के कारण हटना पड़ा था, तो ऐसा व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होता है, क्योंकि वो विधायक बनने के बाद में भी क्या करेगा? भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, इसलिए उस व्यक्ति को योग्य नहीं माना गया है। और फिर अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, इसको भी अयोग्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, उसको भी अयोग्य माना है। और अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, अस्पृश्यता करता है, उसका दोषी पाया जाता है, तो वो भी विधायक बनने के योग्य नहीं है। छुआछूत या छुआछूत का दोषी पाया जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी विधानसभा की सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। तो ये जो सारी अयोग्यताएं हैं,
ये संविधान में नहीं दी गई हैं। ये अयोग्यताएं कहाँ दी गई हैं? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई हैं। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया? संसद के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि संविधान के द्वारा संसद को ये शक्ति दी गई है कि आप सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में प्रावधान कर सकते हो। तो संसद ने विधि बनाई और उस विधि में अयोग्यताओं का वर्णन कर दिया। और ये जो अयोग्यताएं ये तो संविधान में ही दी हुई हैं और ये अयोग्यताएं संसदीय विधि के द्वारा बनाई गई हैं। इसके बाद में देखो और क्या अयोग्यताएं हैं। उसके बाद में अगली अयोग्यता दी गई है 10वीं अनुसूची के अनुसार। भाई 10वीं अनुसूची क्या है? आप जानते हो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में तो उन कानूनों को रखा गया है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची थी, ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? दल बदल संबंधित प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। और ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। और उसके बाद में 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के विषय रखे गए हैं, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय के विषय रखे गए हैं। उनको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची भारत में दल बदल को रोकने के लिए जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। तो पहली बात है कि दल बदल क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित होकर विधानसभा का सदस्य बनता है और उसके बाद में वो दूसरे दल में अगर शामिल हो जाता है तो उस व्यक्ति के कार्य को दल बदल माना जाएगा और उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति एक पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? दल बदल बोलेंगे। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये प्रावधान, इस प्रकार के प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत में 1970 के दशक में बहुत ज्यादा संख्या में दल बदल हुआ था, जिसके कारण राज्यों की सरकारें अस्थिर हो गई थी। वो पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पा रही थी। तो दल बदल के कारण सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, जिसके कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और सरकार के द्वारा फिर जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। उनका ध्यान अपनी सरकार को बचाने की तरफ रहता है। और बार बार दल बदल के कारण सरकारें गिरती हैं, उसके कारण जल्दी जल्दी चुनाव होते हैं और चुनाव होने के कारण सारा राजकाज का कार्य ठप पड़ जाता है और चुनाव में खर्च भी ज्यादा होता है। इसलिए दल बदल अधिनियम के अंतर्गत दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया और इसमें यह प्रावधान कर दिया कि जो भी व्यक्ति दल बदलेगा तो उसको विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो आइए दल बदल किस प्रकार करते हैं कोई सदस्य, मान लीजिए। तो पहली कंडीशन है, कोई व्यक्ति मान लीजिए बीजेपी के टिकट पर चुनकर विधायक बनता है और चुनाव के बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाता है चुनाव जीतने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगा? दल बदल के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है। अब मान लीजिए कोई निर्दलीय व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी के टिकट पर नहीं जीता है, तो वो अगर चुनाव जीतने के बाद में किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो भी दल बदल के अंतर्गत क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। भाई जो व्यक्ति किसी भी पार्टी का नहीं है, चुनाव जीतने के बाद में अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है तो वो दल बदल के अंतर्गत अयोग्य होता है। और अगर कोई मनोनीत सदस्य है, जिसको हम नाम निर्देशित भी बोलते हैं, या राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य होता है, अगर वह मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद में अगर किसी दल में शामिल होता है
तो वो दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हो जाएगा। यानी 6 माह के पहले पहले अगर किसी दल में शामिल होता है तो कहीं समस्या नहीं है। अगर मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद में किसी दल में शामिल होता है तो वो दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दल बदल अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं, और अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये विधानसभा के सदस्य होने के लिए कुछ संविधान में प्रावधान किए गए हैं और कुछ प्रावधान संसदीय विधि के द्वारा किए गए हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो ये अयोग्यताएं दी गई हैं, अगर कोई विधायक इन अयोग्यता से ग्रसित होता है तो उसको अयोग्य ठहराने का निर्णय करेगा कौन? तो जो अयोग्यताएं संविधान में लिखी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 191(1) में ये सारे प्रावधान हैं, और ये दल बदल वाला प्रावधान कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 191(2) में। ठीक है, तो अनुच्छेद 191 में यहां से यहां तक अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसके बारे में निर्णय कौन लेगा? उसके बारे में उस राज्य का राज्यपाल निर्णय लेगा। अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, विकृचित है, दिवालिया है, भारत का नागरिक नहीं है, संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य होता है, तो उसको अयोग्य ठहराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य में राज्यपाल लेता है। तो राज्यपाल क्या स्वयं लेता है या किसी की सलाह से लेता है? क्या मंत्री परिषद की सलाह से लेता है? क्या मुख्यमंत्री की सलाह से लेता है? या फिर निर्वाचन आयोग की सलाह से लेता है? भाई, निर्वाचन आयोग भी राज्य का निर्वाचन आयोग है और पूरे भारत का निर्वाचन आयोग है। तो राज्यपाल इनको अयोग्य ठहराने के लिए, यानी इन आधारों पर अयोग्य ठहराने के लिए किससे परामर्श करेगा? तो इन सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यपाल के द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह ली जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर ये सदस्यों को अयोग्य ठहराता है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो निर्णय किया जाएगा वो निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। लेकिन राज्यपाल सलाह किससे लेगा, किससे परामर्श करेगा? निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद में सदस्यों को इन आधारों पर अयोग्य ठहरा सकता है। और ये प्रावधान कहाँ किया गया है? ये प्रावधान अनुच्छेद 192 में किया गया है। ये राज्यपाल वाला प्रावधान कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। राज्य के निर्वाचन आयोग की सलाह से नहीं करेगा, क्योंकि राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायती राज के चुनाव करवाता है। विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। इसलिए राज्यपाल इन्हीं से सलाह लेगा और राज्यपाल ने जो निर्णय कर दिया वो अंतिम होता है। अब ये जो दल बदल वाला मामला है, इससे अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है, इसके बारे में अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति दल बदल के अंतर्गत अयोग्य होता है, यानी 10वीं अनुसूची में जो कानून दिया गया उसके अनुसार अयोग्य होता है, तो इसकी अयोग्यता के निर्णय के बारे में विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। ये ध्यान में रखना आप। यानी संविधान में जो अयोग्यताएं दी गई हैं उनके बारे में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दल बदल के बारे में अगर कोई अयोग्यता का निर्धारण करना है तो कौन करेगा? राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है। और राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय किया जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है, क्योंकि दल बदल की जो कार्यवाही होती है वो सदन के बाहर चलने वाली कार्यवाही होती है। भाई, सदन की जो आंतरिक कार्यवाही होती है उसका तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। न्यायालय सदन के अंदर चलने वाली कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। लेकिन दल बदल तो आप जानते हो पार्टियों का मामला है, विधानसभा के अंदर का मामला नहीं है। इसलिए की हो तो होलोहान वाद 1992 में न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि दल बदल के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसकी हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, क्योंकि दल बदल के अंतर्गत निर्णय देते समय विधानसभा का अध्यक्ष अर्ध न्यायिक भूमिका में होता है। वो न्यायपालिका की तरह कार्य करता है, इसलिए उसके निर्णय का क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन
हो सकता है। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि दल बदल के अंतर्गत अगर कोई अयोग्यता का निर्धारण करना है तो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। बाकी इन मामलों में अयोग्यता का निर्धारण करना तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसमें एक बात और छूट गई है, जो यहाँ पे हमने बात की है दल बदल के अंतर्गत, तो अगर कोई विधायक पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो भी उस विधायक को दल बदल के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। तो पहली बात तो होती है कि व्हिप क्या होता है? व्हिप क्या होता है? व्हिप या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सचेतक बोलते हैं, है ना। अगर कोई विधायक अपने व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसको भी किसके अधीन अयोग्य मानेंगे? दल बदल के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। अब पहली बात तो आती है कि व्हिप या सचेतक क्या होता है। तो व्हिप या सचेतक एक प्रकार का निर्देश होता है जो राजनीतिक दल के द्वारा अपने विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्यों को दिया जाता है ताकि उनको वो अनुशासन में रख सकें और किसी विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने का निर्देश दे सकें। तो व्हिप के द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा अपने विधानसभा के सदस्यों को विधेयक के पक्ष में, विपक्ष में या विधानसभा में उपस्थित होने के लिए या अनुपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक दल के निर्देश को नहीं मानता है तो वो व्यक्ति भी दल बदल अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा, अगर उसका राजनीतिक दल उसके व्यवहार के लिए उसको माफ नहीं करते हैं। तो समझ गए आप। और प्रत्येक पार्टी का एक एक व्हिप होता है, जैसे बीजेपी है उसका भी सचेतक होगा, उसके एक विधायक को मुख्य सचेतक नियुक्त कर देंगे। कांग्रेस है वो भी अपने एक विधायक को मुख्य सचेतक विधानसभा में नियुक्ति कर देगा। अगर बसपा है तो वो भी सचेतक नियुक्त करेगी। लोकतांत्रिक पार्टी है आरएलपी तो वो भी अपने एक विधायक को विधानसभा में मुख्य सचेतक नियुक्त करेगी और वो सचेतक अपने दल के सदस्यों को समय समय पर निर्देश जारी करता है। अगर कोई विधायक अपने दल के निर्देशों को नहीं मानता है तो वो दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। अगर व्हिप का कोई विधायक उल्लंघन करता है तो उस पर जो अंतिम निर्णय लेगा वो कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष ही लेगा। ठीक है, तो ये विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित आधार थे और उन पर निर्णय कौन लेगा इनकी अभी हमने बात की है। अब हम देखेंगे अगला हमारा जो बिंदु है, देखिए कौन सा है कि विधानसभा के सदस्यों का पद रिक्त कब होगा। विधानसभा के सदस्यों का पद रिक्त कौन कौन सी कंडीशन में होता है, इनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 190 में। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो ये 4-5 कंडीशन दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सदनों का एक साथ सदस्य हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? दोहरी सदस्यता बोलते हैं। उसको अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात अभी हमने चर्चा की है अनुच्छेद 191 के अधीन अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो भी उसका पद विधानसभा में से रिक्त हो जाता है। देखो ये 191 रहा। अगर कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रसित हो जाएगा तो भी उसका पद विधानसभा में रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 191 वाली बातें जो अभी हमने पढ़ी हैं, दिवालिया हो जाए कोई या कोई लाभ का पद धारण कर ले या दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हो जाए तो उसका पद क्या हो जाएगा? स्थान उसका रिक्त हो जाएगा। और फिर अगली बात है पद त्याग कर दे। अगर विधानसभा का कोई सदस्य खुद ही पद को त्याग कर दे तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर कोई विधानसभा का सदस्य दल बदल कर ले तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। और अगर कोई सदस्य विधानसभा से लगातार एब्सेंट रह जाए तो भी उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 190 में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो इसका पहला दिया हुआ है दोहरी सदस्यता। इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। और 2 सदन कौन से? एक राज्य में मान लीजिए जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में 2 सदन है। एक तो विधान परिषद है, एक तो क्या है? विधान परिषद है मान लीजिए।
और एक उस राज्य में क्या है, विधान सभा है। तो कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता, दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। फिर भी अगर कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य होता है तो विधानसभा के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उसको एक सदन से अपना पद रिक्त करना पड़ता है, एक सदन से उसको स्थान रिक्त घोषित करना पड़ता है। तो एक राज्य के अंतर्गत दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। और दूसरी बात है, दो अलग अलग राज्यों के सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, दो अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान में भी विधानसभा का सदस्य हो जाए और उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा का सदस्य भी हो जाए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी सदस्य हो जाए, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार दो राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य होता है या दो राज्यों की विधान परिषदों का सदस्य होता है तो उसको 10 दिन के अंतर्गत एक स्थान को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा उसकी दोनों सदनों की सदस्यता चली जाएगी। समझ गए? अगर कोई व्यक्ति एक साथ दो राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य होता है तो उसको 10 दिन के अंतर अंतर ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से सदन का सदस्य रहना चाहता है, कौन से राज्य की विधानसभा का स्थान वो छोड़ना चाहता है। अगर वो 10 दिन में नहीं बताएगा तो उसकी दोनों जगह के स्थान क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो स्थान रिक्त होने की ये है कि कोई व्यक्ति दो जगह सदस्य नहीं हो सकता, यानी कोई व्यक्ति दोहरी सदस्यता ग्रहण करेगा तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो दोहरी सदस्यता के कारण क्या हो सकता है, स्थान रिक्त हो सकता है। फिर दूसरी बात करते हैं 191 के अधीन अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा तो भी उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अब 191 में क्या बात दी गई है, अभी हमने सारी चर्चा की है, ये सारी बातों के कारण भी वो क्या हो जाएगा, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रसित हो जाएगा तो भी उसका स्थान विधानसभा में क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इस पर चर्चा कर ली। फिर मान लीजिए अगर कोई विधायक अपना पद का त्याग करता है और विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, अध्यक्ष को त्याग पत्र दे देता है तो भी उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। लेकिन जो त्याग पत्र देगा उसकी राइटिंग में होगा और उसके खुद के साइन होंगे। जो भी व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा वो राइटिंग खुद की लिखेगा और उसमें अपने साइन करेगा। फिर विधानसभा का अध्यक्ष जांच करेगा कि भाई उसने त्याग पत्र किसी दबाव में तो नहीं दिया है। अगर दबाव में नहीं दिया है तो विधानसभा का अध्यक्ष उसके त्याग पत्र को स्वीकार कर लेगा। और विधानसभा के अध्यक्ष को अगर लगता है कि दबाव में त्याग पत्र दिया है, किसी डर भय के कारण त्याग पत्र दिया है, तो ये उसके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करता है। तो जो ही विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य का त्याग पत्र स्वीकार करेगा उसका सदन में स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति दल बदल के कारण अयोग्य हो जाता है तो भी उसका स्थान विधानसभा में रिक्त हो जाएगा, जिसकी चर्चा अभी हमने यहाँ पे की है। यानी 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य होता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। और दल बदल किन किन स्थिति में माना जाता है यह आपको मैंने बता दिया है। अगर व्हिप का उल्लंघन करे, अगर निर्वाचित सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाए, मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद में दूसरे दल में शामिल हो जाए, या निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाए, तो वो दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हो जाएगा और उसका स्थान विधानसभा में रिक्त हो जाएगा। और अगली कंडीशन क्या है, अगर कोई सदस्य विधानसभा के अधिवेशनों से लगातार 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अब्सेंट हो जाए, सदन की अनुमति के बिना अब्सेंट हो जाए, तो उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी और उसका स्थान विधानसभा में रिक्त हो जाएगा। लेकिन जो 60 दिन की गिनती है उसमें उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जब सदन 4 दिन से ज्यादा दिनों तक स्थगित रहता है। उन दिनों को इस 60 दिन की अवधि में नहीं गिना जाएगा। मान लीजिए जब सदन का अधिवेशन चल रहा है और 10 दिन तक सदन स्थगित हो गया,
10 दिन की बीच में छुट्टी आ गई, अगर इस प्रकार 10 दिन तक लगातार सदन स्थगित रहता है तो उस 60 दिन की अवधि में इन 10 दिनों को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति सदन की अनुमति के बिना लगातार अधिवेशनों से अब्सेंट रहता है तो उसकी सदन में स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और रिक्त घोषित कौन करेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे उसके स्थान को रिक्त कौन घोषित करेगा, सदन ही करेगा। विधानसभा है तो विधानसभा ही उसके स्थान को क्या कर देगी, रिक्त घोषित कर देगी। और वो किसकी अनुमति से अब्सेंट रहेगा, सदन की अनुमति से ही अब्सेंट रह सकता है। और सदन में स्थान रिक्त कौन घोषित करेगा, सदन ही करता है। तो इन 4-5 कंडीशन में कोई व्यक्ति का स्थान विधानसभा में रिक्त होता है। देख लो दोबारा, दोहरी सदस्यता के कारण, और अगर वो 191 के अधीन अयोग्य हो जाए, तो अगर पद त्याग कर दे खुद तो, और दल बदल के कारण स्थान रिक्त हो सकता है, और वो लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रह जाए सदन से, और तो उस स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाएगा। और ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 190 में दिए हुए हैं।